वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द स्टडी एक सर्कल। और साथियों, आप सब कैसे हैं? हम जो है भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के पाठ्यक्रम को पढ़ रहे हैं। हम इसमें संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता के अधिकार का टॉपिक आज शुरू करेंगे। हमने समानता के अधिकार वाले टॉपिक को हमने पिछले 3-4 लेक्चर में कवर किया है। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा उसको देखें और उस पर अभ्यास करें। ठीक है, उसमें प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के स्तर की दोनों चीज़ें बताई गई हैं। आप लोग उसे देखें, समझें और कमेंट करें। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और स्वतंत्रता के अधिकार के टॉपिक को आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसमें हमको कैसे पढ़ना है, हम इसमें कुछ इस तरह से हम चलेंगे ताकि सारी चीज़ें कवर हों। पहले हम देख लेंगे कि स्वतंत्रता का आशय क्या है। पहले स्वतंत्रता क्या है इसको समझ लीजिए। स्वतंत्रता का आशय, स्वतंत्रता का महत्व क्या है ये समझेंगे, और संवैधानिक प्रावधान जो है जो प्रावधान संविधान में किए गए हैं उसको समझेंगे। ठीक है ना। फिर स्वतंत्रता को लेकर उभरते हुए जो मुद्दे चल रहे हैं उसको देखेंगे। जैसे हम इसमें देख सकते हैं कि प्रेस की स्वतंत्रता पे बात करेंगे। ठीक है, फेक न्यूज वगैरह की बात करेंगे, जीवन के अधिकार की बात करेंगे, और प्राइवेसी जजमेंट जो आया है, गोपनीयता, इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। फिर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, लंबा टॉपिक है ये। ठीक है ना। यूएपीए इसे समझेंगे। राजद्रोह कानून, इत्यादि जो है सब जो डिबेट के मुद्दे हैं और भी चीज़ें जो रहेंगी हम इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो स्वतंत्रता के आशय को पहले हम समझ लें, फिर इसके महत्व को समझ लें, फिर आगे की कहानी हम आगे बढ़ बढ़ाते हैं। ठीक है, स्वतंत्रता का आशय क्या है। ठीक है, हमने स्वतंत्रता के बारे में प्रियम्बल में भी जिक्र किया था। ठीक है, तो वहाँ लिबर्टी का प्रयोग किया गया है और संविधान में यहाँ पे जो स्वतंत्रता है उसके लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है अंग्रेजी, वो फ्रीडम है। दोनों में थोड़ा अंतर हमने बताने का प्रयास किया था प्रस्तावना पढ़ाते समय। आज उसका फिर जिक्र होगा। स्वतंत्रता का आशय होता है कि व्यक्ति का बाहरी प्रतिबंधों से मुक्त होना, मतलब आपके ऊपर कोई बाहरी दबाव न हो, उससे आप मुक्त हो, जिसमें वह बिना किसी पर निर्भर हुए निर्णय ले सके तथा स्वायत्त तरीके से, जैसे वो रहना चाहता है, अपने स्वायत्त तरीके से व्यवहार कर सकें। ठीक है, तो प्रतिबंधों का अभाव जो है केवल स्वतंत्रता का एक पहलू है। अगर इसको बड़े संदर्भ में समझेंगे, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई, आप जो भी कार्य करना चाहते हैं कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, अभी हम निरपेक्ष निरपेक्ष स्तर की बात कर रहे हैं, मतलब कुछ भी कर रहे हैं, हमारी फ्रीडम पर, स्वतंत्रता पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन यदि ऐसा हो रहा है तो कुछ ऐसी गतिविधियां भी आप कर सकते हैं जो दूसरों को क्षति पहुंचा सकती हैं, दूसरों को कष्ट दे सकती हैं, दूसरों को जीवन में दखल दे सकती हैं, दूसरों के लिए बिल्कुल एकदम अमानवीय चीजें हो सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में जो है, कहा जाए तो प्रतिबंधों का अभाव अगर है, ये बहुत एक एक पहलू के स्तर की बात हो रही है। ठीक है ना। और नहीं तो फिर इसको जब अ, विस्तार के साथ समझेंगे
इसका महत्व थोड़ा और विस्तृत हो जाता है। इसके मायने और विस्तृत हो जाते हैं, जैसे कि स्वतंत्रता का मतलब होता है व्यक्ति की आत्म अभिव्यक्ति की योग्यता का विस्तार करना तथा उसके भीतर की भावनाओं को विकसित करना। अर्थात लोग अपनी रचनात्मक और क्षमताओं का विकास कर सकें। स्वतंत्रता इसलिए चाहिए हमें कि स्वतंत्रता रहेगी तो हम अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएंगे, अपनी अभिक्षमता का विकास कर पाएंगे और स्वायत्त तरीके से कार्य कर पाएंगे, अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर सकेंगे। इसीलिए स्वतंत्रता जरूरी है, लेकिन स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, स्वतंत्रता पर जो है कि युक्त निर्बंधन जो है, ऐसा नहीं है कि स्वतंत्रता को कमजोर करता है, क्योंकि इससे स्वतंत्रता का संरक्षण भी होता है और साथ ही साथ स्वतंत्रता का स्तर जो है भी बढ़ता है। जैसे यदि मान लीजिए कि आप अपनी फ्रीडम चाहते हैं, लेकिन साथ साथ में आपको ये भी देखना होगा कि किसी दूसरे की फ्रीडम में आप दखल न दें, कि कुछ ऐसी घटना कर दें, ऐसी एक्टिविटी कर दें कि जो दूसरों को क्षति पहुंचा दें, तो ऐसे अधिकार को रोका जा सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जो तार्किक प्रतिबंध हैं, जो युक्त प्रतिबंध हैं, जो होने चाहिए, इस उस पे स्वतंत्रता के अधिकार पर वो होने चाहिए। और इसको करने के लिए हम कोई न कोई विधि, कोई न कोई कानून हम बनाएँगे, जिसके अनुसार जो है हम इस तरह की गतिविधियों पर नियंत्रण करने का प्रयास करेंगे। तो कानून स्वतंत्रता का संरक्षण भी करता है और ये भी हो सकता है कि कानून स्वतंत्रता का हनन भी करे। इसलिए दोनों बातें हैं और किस परिस्थिति में क्या बेहतर है, क्या नहीं बेहतर है, परिस्थितियों के हिसाब से सामान्य स्थिति में देखा जाए तो जो कानून होते हैं, जो जो स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित न करके बल्कि उसका संरक्षण करते हैं, ठीक है? तो ऐसे में हमें व्यवस्था भी चलानी है और स्वतंत्रता के अधिकार को भी बनाए रखना है। ऐसे में कुछ प्रतिबंध का होना ज़रूरी हो जाता है। तो स्वतंत्रता के अर्थ को हम एक व्यक्तिगत रूप में भी समझते हैं और व्यक्ति और राज्य के संबंध में भी हम समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति देखिए, व्यक्तिगत स्तर पे स्वतंत्रता जो होती है, अब मानिए कि व्यक्ति से ही राष्ट्र बनता है। भाई लोग जुड़ते रहेंगे जो है कि व्यक्ति जो है सब मिलकर राष्ट्र का निर्माण करेंगे। तो व्यक्ति से ही राष्ट्र बनता है। राष्ट्र की स्थिति ही व्यक्ति के व्यक्तित्व, गुणों, योग्यताओं का वर्तमान एवं भविष्य तय करती है। ठीक है ना? जैसी व्यक्ति की छवि रहेगी, अभिक्षमता रहेगी, गुण रहेगा, योग्यता रहेगी, उसी के अनुरूप व्यक्ति का विकास होगा। जब व्यक्ति का विकास होगा तो उसी हिसाब से हमारा देश भी मजबूत होगा और हमारा भविष्य भी उसी स्तर से भविष्य भी बेहतर होगा। देखिए, चीज़ें जो है कि और बेहतर समझने के लिए हम जितने उस तरह की चीज़ें हैं वो हम बताते चलेंगे। साथ में जो है देखिए, हम ये नोट्स है हम प्रोवाइड करा देंगे आपको, वैसे नेट पर अवेलेबल है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है ना? इसमें बहुत बढ़िया दिया हुआ है, समेकित नोट्स है, हर चीज़ आपको मिल जाएगी। ठीक है ना? इसको आप कम से कम 3-4 बार पढ़िए, फिर मुख्य परीक्षा में आए हुए प्रश्न को करिए। कुछ थोड़ी बहुत शुरुआत में दिक्कतें होंगी, लेकिन आप अभ्यास करते रहेंगे तो बेहतर चीज़ें आपको निकल कर आएँगी। ठीक है ना? तो इसलिए जो है कि आप पढ़िए। अब यहाँ पे स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में जो है अनुच्छेद 19 के बारे में ज़िक्र किया गया है, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। तभी हम समझेंगे। पहले हम स्वतंत्रता के आशय की वाली बात जो है, हम समझना चाह रहे हैं। ठीक है ना? तो ये व्यक्ति के स्तर की बात हो गई। यदि राष्ट्र स्वतंत्र नहीं है, तो व्यक्तियों को कैसे स्वतंत्रता प्राप्त होगी? इसका मतलब राष्ट्र ही बाहरी प्रतिबंधों का अभाव तय करता है। जैसे कि राज्य ही तय कर देगा कि भाई ये प्रतिबंध जो है आप पे नहीं लगाए जा सकते। यदि आप लगाएँगे तो राज्य उसमें दखल देगा, जैसे न्यायपालिका दखल देगी। यदि सरकारें कोई इस तरह के कार्य करती हैं,
या कोई स्वतंत्रता को लेके मौलिक अधिकार को लेके प्रश्न उठता है, तो न्यायपालिका उसको उसका परीक्षण करती है। तो एक स्वतंत्र राष्ट्र वह होगा जो अपने सदस्यों को न्यूनतम सामाजिक अवरोधों के साथ अपनी संभावनाओं के विकास में समर्थ बनाएगा। स्वतंत्रता होने पर ही राज्य की गलत कार्यों एवं नीतियों का विरोध होता है। जैसे स्वतंत्रता इतनी ज़रूरी है, तो स्वतंत्रता रहने से ही आप यदि सरकार गलत कार्य कर रही है या सरकार सही दिशा में नहीं चल पा रही है, सही नीतियाँ नहीं बना पा रही है, तो उसको यह पता चलेगा कि आपके अधिकारों का जब आप प्रयोग करेंगे, फ्रीडम ऑफ स्पीच का प्रयोग करेंगे, तो ऐसे में मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, तो सरकार के पास सही बातें पहुँचेंगी। सरकार को लगेगा कि नहीं, ये पॉलिसी ठीक नहीं है, इसे पुनर्विचार की ज़रूरत है, तो सरकार ऐसा करती भी है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो है कि स्वतंत्र राष्ट्र वही कहा जाएगा जो अपने नागरिकों पे बहुत ही न्यूनतम हस्तक्षेप करे और स्वतंत्रता को पूरी आज़ादी दे, स्वतंत्रता को जो है अधिक से अधिक उसका स्तर बनाए रखने का प्रयास करें। तो इस स्वतंत्रता के टॉपिक में हमने कुछ नकारात्मक स्वतंत्रता, कुछ सकारात्मक भी बात किया था। जैसे नकारात्मक कम संदर्भ होता है कि व्यक्ति के कार्यों पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध न हो, ठीक है ना? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का कार्य उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने के से प्रयास करना है, जिसमें व्यक्ति का उल्लंघन न हो, जिसमें वह जो चाहे कर सके, ठीक है ना? इसमें बाहरी सत्ता का बिल्कुल हस्तक्षेप की इजाज़त नहीं है, ठीक है ना? इसका मतलब ये होता है व्यक्ति क्या करने के लिए स्वतंत्र है, व्यक्ति स्वतंत्र है, ठीक है ना? और सकारात्मक, अब इसको उदाहरण देके समझाते हैं, नकारात्मक किसको कहेंगे, सकारात्मक। नकारात्मक मतलब जैसे रही है, ये मौलिक अधिकार है, ये राज्य के विरुद्ध हमें प्रदान किया गया है। राज्य जो है ऐसा करने राज्य को ऐसा करने से मना करता है कि ये स्वतंत्रता है, इसमें आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते। इसके संदर्भ में देखा जाए तो ये नकारात्मक संदर्भ लिए हुए है। तो सकारात्मक संदर्भ मतलब होता है कुछ करने की स्वतंत्रता का विचार, कि मुझ पर शासन कौन कर रहा है। यदि मुझ पर शासन कौन कर रहा है, यदि मैं स्वयं पर शासन करता हूँ, तो कहा जाएगा कि मैं स्वतंत्र हूँ। मैं स्वयं पर शासन का मतलब मैं अपनी इच्छा अनुसार विनियमित होता हूँ, जहाँ मेरी इच्छा है मैं वहाँ जाता हूँ। जो कार्य मुझे करने हैं मैं वो करता हूँ, मुझे जैसे रहना है मैं रहना उसी तरह से पसंद करता हूँ। जो मेरी अपनी प्राइवेसी है मैं उसमें अपने हिसाब से रहना चाहता हूँ, किसी प्रकार का दखल नहीं है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें जो आती हैं, तो लेकिन इसमें जो है उचित प्रतिबंध की बात की जाती है, तो सकारात्मक संदर्भ में यदि उचित प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं, तो वो स्वतंत्रता सकारात्मक के अंतर्गत आएगी, ठीक है ना? एक हमने लिबर्टी और फ्रीडम में अंतर बताने का प्रयास किया था कि लिबर्टी की जो है स्वतंत्रता की आदर्श स्थिति है। मतलब हमारे पास जो मौलिक अधिकार में स्वतंत्रता दी गई है, जब ये और इसका स्तर और मजबूत होता जाएगा, ठीक है? इसमें और चीज़ें इसका आधार बढ़ता जाएगा, लोग स्वतंत्रता के अपनी जो है कि जैसे मान लीजिए स्तर की बात की जाए, देखिए, मान लीजिए स्वतंत्रता के स्तर हैं। ये सबसे स्तर है, सबसे आखिरी वाला ये है लिबर्टी, और यहाँ पे हमारी स्वतंत्रता की शुरुआत वाली बात है। मान लीजिए संविधान में हमने इसको मौलिक अधिकार का दर्जा दिया, तो मान लीजिए संविधान से लेके अब तक की हमारी यात्रा जो है, मान लीजिए हम इस स्तर तक स्वतंत्रता पहुँचा पाए हैं। अब जैसे-जैसे समाज बढ़ेगा, जैसे-जैसे समाज प्रोग्रेसिव होता जाएगा, लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास और होता जाएगा, उसमें मजबूती आती जाएगी। ये धीरे-धीरे स्वतंत्रता का लेवल अब ये बढ़ते-बढ़ते यदि लिबर्टी की स्थिति पर आ जाएगा, तो कहा जाएगा कि अब हमने स्वतंत्रता की आदर्श स्थिति पर पहुँच गए हैं। इसमें लोग स्वतंत्रता के आशय को समझते हैं, स्वतंत्रता के महत्व को समझते हैं और किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन नहीं करते हैं। ऐसे में कानून का एक या अल्प से अल्पतम जो है प्रयोग किया जा रहा है देश में। जैसे स्कैंडिनेवियाई देश में आप कभी-कभी अखबारों में सुनते हैं, तो वहाँ पे जो है जो कई सारे जेल जो है बंद कर दे रही सरकार, इसलिए कि लोग जो है कि स्वविनियमित हो रहे हैं और लोगों पर स्वशासन है, ठीक है ना? तो और
कानून का उल्लंघन बहुत ही कम हो गया है। तो ऐसे में राज्य की मशीनरी जो पुलिस बल है सबकी क्या ज़रूरत है, इसमें बहुत ही कम से कम ज़रूरत पड़ेगी। इसका मतलब वो स्वतंत्रता के स्तर को और ऊँचा करते जा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति हमें संविधान बताता है, प्रस्तावना के तहत हमें ऐसी स्थिति पर पहुँचना है। इसके लिए हमारा प्रयास निरंतर जारी है। इसीलिए देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के अलग-अलग जजमेंट में आप देखेंगे स्वतंत्रता जो है कि का दायरा बढ़ता जा रहा है। मौलिक अधिकार का दायरा में बढ़ता जैसे राइट टू प्राइवेसी नहीं था, अब प्राइवेसी जुड़ गया है। शिक्षा का अधिकार नहीं था, मौलिक अधिकार में जुड़ गया, दायरा बढ़ गया। इंटरनेट तक पहुँच का अधिकार ये भी इस मौलिक अधिकार में आ गया, ये भी पहुँच गया, ठीक है ना? और ना बोलने की का भी अधिकार जो है कि स्वतंत्रता का अधिकार में आ गया। ये सब देखेंगे इसका दायरा जैसे-जैसे जो है कि हमारा समाज बढ़ रहा है, उस चीज़ें नई जब आ रही हैं, नई तकनीकी आ रही है, नई व्यवस्था का जन्म हो रहा है, उसी अनुपात में देखेंगे स्वतंत्रता या मौलिक अधिकार का आधार भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है ना? ये सब चीज़ें चीज़ें जो हैं हम आगे भी पढ़ेंगे भी। तो ये होती है लिबर्टी और फ्रीडम की बात, ठीक है ना? तो स्वतंत्रता के महत्व की बात है। ठीक है ना? आज देखिए हम थोड़ा-सा इसमें बताने का प्रयास करते हैं आप सभी को। अभी हम संवैधानिक प्रावधानों पर नहीं आते, पहले इसके महत्व को समझते हैं। चलिए अभी नीचे नीचे दिया गया होगा कहीं न कहीं। मैं तब तक इसमें आगे पढ़ते हुए फिर उसमें जब आगे आएगा टैली कर लेंगे। क्या स्वतंत्रता क्यों ज़रूरी है? स्वतंत्रता का महत्व क्या है? देखिए हम ये कह जैसे स्वतंत्रता का महत्व इसलिए है, व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है ये। यहाँ लिख लीजिए व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए ज़रूरी। ऐसे पॉइंट लिखते चलिए। आप देखेंगे व्यक्ति की क्षमताओं का पूर्ण प्रदर्शन के लिए ज़रूरी। ठीक है। आप लिखते नवाचारी एवं प्रगतिशील समाज के लिए ज़रूरी। स्वतंत्रता रहेगी तभी तो आप नए-नए विचार सोच पाएँगे, नई-नई चीज़ें में नवाचारिता लाएँगे, इससे समाज जो है प्रगतिशील होगा, ठीक है ना? इसका मतलब ये हो गया कि समाज को गतिशील बनाने के लिए समाज को गतिशील बनाने के लिए, ठीक है ना? सभी को अपने विचारों को रखने की स्वतंत्रता, सभी को अपने विचार रखने के लिए, ठीक है ना? और आप लिख सकते हैं कि जवाबदेह सरकार और सक्रिय नागरिकों के लिए जवाबदेह सरकार एवं सक्रिय नागरिक बने रहने के लिए आप देखते हैं मीडिया और जनता जो है सरकार यदि गलत पॉलिसी बनाती है, गलत कानून बनाती है, तो उसमें विरोध होता है। सरकार की जवाबदेहिता यदि कोई कोई सरकार ने कार्य किया है, उस पे सरकार की जवाबदेहिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना? जैसे देखेंगे नागरिकों द्वारा अन्यायपूर्ण नीतियों का विरोध, ठीक है? नहीं सब लिख सकते हैं। लिख सकते हैं आधुनिक समय में स्वतंत्रता का महत्व बढ़ा है।
ऐसे में स्वतंत्रता ज़रूरी है। ठीक है ना? और आप लिख सकते हैं इसमें कुछ स्वतंत्रता का महत्व जो है आधुनिक समय में स्वतंत्रता का महत्व बढ़ा है। ठीक है ना? जैसे महत्व बढ़ा है, इसके जैसे एग्ज़ाम्पल तोड़ सकते हैं, जैसे फेक न्यूज़। फेक न्यूज़ का प्रचलन है, स्वतंत्रता रहेगी तभी आप इसको व्यक्त करके काट पाओगे, ये फेक न्यूज़ है, गलत न्यूज़ है। ठीक है ना? सोशल मीडिया ये अभिव्यक्ति देखें तो ये सब महत्व बढ़ गया, सोशल मीडिया भी अभिव्यक्ति का माध्यम है। ठीक है ना? ये सब चीज़ें हैं। तो ऐसे आप लिख सकते हैं इसके महत्व में। ठीक है? बाकी जो चीज़ें अभी चुनौती वाली हैं, जैसे आप यहाँ लिख सकते हैं, जैसे कि लोगों के जीवन में निजी जीवन में ऐसा कर सकते हैं, जो है अतिक्रमण बढ़ा है, कैसे? जैसे आप देखेंगे सोशल मीडिया पे हर कोई पोस्ट करता रहता है, सोशल मीडिया पर आपकी जानकारी पहुँच रही है, लोगों तक पहुँच रही है। ठीक है, आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, हर कोई सोशल मीडिया पर अपडेट कर रहा है। यदि मान लीजिए कोई इस तरह की चीज़ आपके साथ घटना घटित भी हो सकती है कि जो है आपकी एक्टिविटी को देख के कोई चीज़ इस तरह से प्लान कर सकता है। ठीक है ना? आप देखेंगे अमेज़न, फ्लिपकार्ट ये कई सारे इस तरह के कार्य में आपको विकल्प प्रदान करते हैं, और आप वहाँ पे क्या करते हो कि अपना एड्रेस और अपना सारा बायोडाटा, मोबाइल नंबर इनको देते हो। एक तरह से कहिए आपकी प्राइवेसी को ये सीमित कर रहे हैं ना, हर चीज़ आपका डाटा इन एजेंसियों के पास जा रहा है। ठीक है ना? गोपनीयता का उल्लंघन हो रहा है कह सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि मिथ्या सूचनाओं का दौर चल रहा है। मिथ्या सूचनाएँ बढ़ी हैं। ठीक है ना? लोगों के विरोध को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सब चीज़ें जब स्वतंत्रता के सामने खतरे क्या हैं, ये सब जब लिखने के आएगा, तो आप उसमें जो है कि ये सब लिखने का ये सब पॉइंट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना? और आप देखेंगे विचारों की स्वतंत्रता भी प्रभावित हो रही है इससे। ये सब चीज़ें आप लिख सकते हैं 4-5 पॉइंट, और भी आप सोचिए तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे, ठीक है ना? तो ये महत्व की बात हो गई, और जो भी संभावित खतरे हैं अभी, अभी कई सारे जजमेंट भी हम देखेंगे इसमें, लेकिन अभी हम संवैधानिक प्रावधान को देखते हुए चलते हैं। देखिए, संवैधानिक प्रावधान में अनुच्छेद 19, ठीक है ना? इसमें लिखा है कि भारत के सभी नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त होंगे। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का, ठीक है? और इसके बाद में तीसरा है संगम या संघ बनाने का, चौथा है भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र अबाध संचरण का, पाँचवाँ है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी भाग में निवास करने और बस जाने का अधिकार, कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। मूल रूप से इस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को 7 स्वतंत्रताएं प्राप्त थी, परंतु संपत्ति के अर्जन, धारण और व्ययन के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल संवैधानिक अधिकार के रूप में संविधान में स्थापित कर दिया गया। ठीक है ना? अब इसकी एप्लीकेबिलिटी, इसका लागू, अब देखिए इसी तरह से पढ़ते चलते हैं। आज मैं लिखूंगा कम और बताऊंगा ज़्यादा, इस तरह से। अनुच्छेद 19 के तहत प्रदत्त अधिकारों को सुरक्षा केवल राज्य द्वारा दी गई कार्रवाई के विरुद्ध प्राप्त है, न कि निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। ध्यान रखिए। इसके अतिरिक्त ये अधिकार केवल नागरिकों और एक कंपनी के शेयरों के लिए उपलब्ध है, विदेशियों या कानूनी व्यक्तियों जैसे कंपनी या निगमों आदि के लिए उपलब्ध नहीं है। राज्य इन 6 आधारों के उपयोग पर केवल यथाचित आधार पर युक्त युक्त प्रतिबंध आरोपित कर सकता है।
यह प्रतिबंध अनुच्छेद 19 में उल्लेखित प्रावधानों के आधार पर ही लगाया जा सकता है, किसी अन्य आधार पर नहीं। यदि बाह्य आक्रमण की घोषणा होती है तो अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाएगा, और यदि सशस्त्र विद्रोह हो रहा है तो उसमें अनुच्छेद 19 बना रहेगा, निलंबित नहीं हो। ठीक है ना। अब अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता जो पहला खंड है, अब हम इसको जो है, क्योंकि हर खंड में काफी जो है डिबेट है और बड़े बड़े टॉपिक हैं इसमें, इसलिए जो है समझते चलिए। इस अनुच्छेद के तहत प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्र रूप से अपने विचारों, मतों, विश्वासों और धारणाओं को मौखिक रूप से लेखन, मुद्रण एवं चिन्हों या लेकिन किसी भी अन्य तरीके से व्यक्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। उच्चतम न्यायालय के अनुसार वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में निम्नलिखित अधिकार शामिल हैं। अब ऐसा प्रश्न में दे सकता है ऑप्शन और कहेगा कि कौन सा अनुच्छेद 19 में शामिल नहीं है या कौन कौन शामिल है, तो मल्टीपल चॉइस बना के पूछ सकता है। अपने विचारों के साथ साथ दूसरे के विचारों को प्रचारित करने का अधिकार शामिल है। पत्रकारिता की स्वतंत्रता है, वाणिज्यिक विज्ञापन की स्वतंत्रता है, टेलीफोनिक वार्ता के टाइपिंग के विरुद्ध अधिकार है कि नहीं, आपका फोन कोई टाइप कर सकता है, ऐसा नहीं कर सकता। जब राज्य को लगेगा कि नहीं इस तरह की जो प्रतिबंध इन बातों पे लगाया गया है, अगर आप वो एक्टिविटी करते हैं तो राज्य आपके फोन टाइपिंग को देख सकता है। जैसे पुलिस देखिए कभी किसी का जो है फ़ोन टैपिंग करती है सर्विलांस पे, उसका निकाल लेती है, तो उसका आधार, जिन आधारों पर प्रतिबंध है उस आधार होना चाहिए, नहीं तो फिर नहीं कर सकते ऐसा। वो व्यक्ति जो है कोर्ट में जाएगा तो ऐसे में राज्य को सवाल जवाब देना होगा। प्रसारण का अधिकार तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर सरकार का एक अधिकार नहीं। ठीक है। किसी राजनीतिक दल या संगठन द्वारा आह्वान किए गए बंद के विरुद्ध अधिकार। सरकारी गतिविधियों के बारे में जानने का अधिकार है, भी स्वतंत्रता का अधिकार है। मौन रहने का अधिकार भी राइट टू फ्रीडम है। किसी समाचार पत्र पर पूर्व सेंसरशिप आरोपित करने के विरुद्ध अधिकार। प्रदर्शन या धरना देने के अधिकार, परंतु इसमें हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं। प्रदर्शन कर सकते हैं, धरना दे सकते हैं, लेकिन हड़ताल नहीं कर सकते। हड़ताल अब इसके हटा दिया गया है। हड़ताल को कहा गया मौलिक अधिकार नहीं है। राज्य भारत की संप्रभुता, ठीक है, और अखंडता एक आधार हो गया। राज्य की सुरक्षा दूसरा आधार। विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध तीसरा आधार। लोक व्यवस्था चौथा। शिष्टाचार या सदाचार के हितों में अथवा न्यायपालिका की अवमानना पे पांचवा छठा अपराध उद्दीपन, मानहानि इत्यादि के आधार पर भाषण एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता में युक्त प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। तो अनुच्छेद 19 पर आप देखेंगे 19(1) पर कुल 8 जो है प्रतिबंध हैं। ठीक है। 8 प्रतिबंध कौन कौन से हैं? ठीक है ना। भारत की सुरक्षा, यहाँ से देख लीजिए, कर लीजिए। भारत की संप्रभुता और अखंडता हो गया। राष्ट्रीय राज्य की सुरक्षा हो गया। ठीक है, 2। विदेशी वाला 3 हो गया। लोक व्यवस्था 4 हो गई। शिष्टाचार सदाचार 5 हो गया। न्यायालय को मानना 6 हो गया। अपराध उद्दीपन 7 हो गया। मानहानि 8 हो गया। तो न्यायालय की अवमानना करेंगे तो भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन माना, मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते, न्यायालय की अवमानना नहीं कर सकते। ठीक है ना। तो इस पे न्यायालय को अवमानना कर रहे हैं तो आप पे स्वतंत्रता का प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आप कहेंगे कि कई सारी चीज़ों में बात करने का अधिकार कम कर दिया जाएगा। देखिए दूसरा जो है हमने कहा था 19(2) शांति शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन का अधिकार। ठीक है ना। इस अनुच्छेद के तहत बिना हथियार के शांतिपूर्ण संगठित रूप से सभा सम्मेलन करने का अधिकार प्राप्त है। इसमें जनसभाएं कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, जुलूस निकाल सकते हैं। स्वतंत्रता का प्रयोग केवल सार्वजनिक प्रचार की भूमि पर ही किया जा सकता है। साथ ही सभा शांतिपूर्ण हथियार रहित होनी चाहिए। यह प्रावधान हिंसा, व्यवस्था, गलत संगठन, लोक शांति भंग करने वाले एवं हथियार युक्त सभाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए नहीं है। तो इस अधिकार में हड़ताल का अधिकार शामिल नहीं है, ध्यान रखिए। राज्य सम्मेलन करने के अधिकार पर 2 आधारों पर, अर्थात भारत की संप्रभुता और अखंडता तथा संबंधित क्षेत्र में यातायात के नियंत्रण सहित लोक व्यवस्था के आधार पर युक्त प्रतिबंध आरोपित कर सकता है। ठीक है ना। यदि 2 है अनुच्छेद 19(2), ठीक है ना। तो इसमें जो है कि आप देखेंगे 2 आधार पे प्रतिबंध लगाया जा सकता है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा। भारत की संप्रभुता और अखंडता है, दूसरा लोक व्यवस्था है। ठीक है ना। अब इसी के तहत देखेंगे धारा 144 लगाई जाती है, जिसमें जो है देखेंगे जिला प्राधिकारी जो है धारा 144 लागू कर देता है, कहता है भाई आप इकट्ठे नहीं हो सकते, ये सब नहीं कर सकते। ठीक है ना।
तो ये सब पूछ सकता है धारा 144 को रिलेट करके, सब चीजें आए दिन आप सुनते रहते हैं। ठीक है ना। संगम व जो है कि संघ बनाने की स्वतंत्रता, इसके तहत सभी नागरिकों को सभा या संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार है। 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के माध्यम से राजनीतिक दल, कंपनियां, साझेदार फर्म, समितियां, क्लब, संगठन, व्यापार संगठन आदि व्यक्तियों की अन्य इकाई बनाने का अधिकार शामिल है। इसमें न केवल संगम या संघ बनाने का अधिकार शामिल है, बल्कि उसे संचालित करने का भी अधिकार शामिल है। इसके अलावा संगम या संघ न बनाने या शामिल न होने के नकारात्मक अधिकार को भी शामिल किया गया है। अगर आप नहीं बनाते तो भी आपका अधिकार है, कोई जरूरी नहीं कि आप बनाना है। जैसे भारत की संप्रभुता, अखंडता, लोक व्यवस्था और नैतिकता के आधार पे प्रतिबंध लगाए गए हैं। ठीक है। नैतिकता के आधार पे प्रतिबंध लगाए गए संगम और साहित्य वाले पे। मिलान करने के लिए पूछ सकता है, जिसे वो अनुच्छेद 19 व्याख्या करके पूछ सकता है। ठीक है, उसमें कौन कौन से प्रतिबंध है उसकी लिस्ट दे सकता है। और इसके बाद में है अबाध संचरण बनाने, अबाध संचरण का अधिकार, आपको घूमने का, जिसके तहत नागरिक स्वतंत्र रूप से एक राज्य से दूसरे राज्य में, राज्य के भीतर एक स्थान दूसरे स्थान संचरण का अधिकार प्राप्त है। अधिकार नागरिक के संबंध में इस विचार पर बल देता है कि भारत सभी नागरिकों के लिए एक है। इस प्रकार इसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना को बढ़ावा देना है। ठीक है। इस पर युक्त प्रतिबंध आरोपित करने के दो कारण हैं। आम जनता के हित और किसी की भी अनुसूचित जनजाति के हितों की सुरक्षा करना। आदिवासी क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश का अनुसूचित जाति की विशिष्ट संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज आदि के प्रावधानों की रक्षा करने के लिए एवं पारंपरिक व्यवसाय संपत्तियों को संरक्षण करने के प्रतिबंध लगाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि आपके पास आज़ादी है तो और SC ST क्षेत्र में जो है चले जाइए, अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में, ST में, और वहाँ के कल्चर को आप बिगाड़ने का प्रयास करिए। वहाँ बहुत लोग जाइए, इसलिए कई जगह देखेंगे जो है कि आपको परमिशन लेनी पड़ती है, जैसे नागालैंड के कुछ क्षेत्र में, असम के कुछ क्षेत्रों में। ठीक है ना। मिजोरम जो पूर्वोत्तर राज्य है, उसके लिए कानून बना हुआ है। हालांकि अंग्रेजों के समय से भी बना हुआ था, अभी भी कुछ प्रावधानों के तहत जो है लागू है। तो वो देखेंगे आपको पास बनाना पड़ता है, तब जाके आप वहाँ घूम सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि ऐसा नहीं रहेगा तो हर कोई जाके वहाँ की संस्कृति कल्चर को भी तो बनाए रखना है, उनका अपना अधिकार है, अधिकारों को भी संरक्षण देना है। अगला है निवास की स्वतंत्रता। ठीक है। किसी भी हिस्से में निवास करने बसने का अधिकार प्राप्त है। देश के किसी भी भाग हिस्से में निवास करने का अधिकार का अर्थ है अस्थायी रूप से किसी भी स्थान पर रहना, और देश में किसी भी भाग में बसने का अर्थ है किसी भी स्थान पर अस्थायी रूप से बसना है, बनाना। एक तो जाइए कुछ समय के लिए रहिए, तो निवास करना हो गया। बसना मतलब वहाँ घर बना लीजिए, अपना रहने लगिए। इस अधिकार का उद्देश्य देश के भीतर या उसके अंतर्गत कहीं भी जाने और आंतरिक अवरोधों को समाप्त करना है। ठीक है ना। राज्य इस अधिकार का प्रयोग दो आधारों पर उचित प्रतिबंध लगा सकता है: आम जनता के हित और किसी भी अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए। ठीक है ना। क्योंकि वहाँ भाषा, रीति रिवाज सबका संरक्षण करना भी जरूरी होता है। जैसे कई जगह आप देखेंगे कि आपको जाने के लिए मनाही है, जैसे आप अंडमान के कई क्षेत्र हैं, जारवा ट्राइबल वाले में, और सेंटलीज जनजातियाँ जहाँ पाई जाती हैं, उस क्षेत्र में जाने से राज्य मना करता है। आप नहीं, क्योंकि वो जो है अलग आदिवासी हैं, आप हमला कर सकते हैं, कई सारी की समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अब व्यवसाय करने का अधिकार, ठीक है ना, सब चीजें आप पढ़ लीजिए। फिर प्रेस की स्वतंत्रता की स्थिति। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में इस तरह से प्रावधान नहीं लिखा गया है, लेकिन ये अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही ये समाहित है। ठीक है ना। ये सब जैसे देखिए, ये सब आप, मैं नोट्स जो है टेलीग्राम पर चैनल पर डाल देता हूँ, आप सब खूब पढ़ के आइए। ठीक है ना। क्योंकि डिस्कशन वाली चीजें हम लोग ज्यादा करने का प्रयास करेंगे। और देखिए धारा 66(1) को जो है कि चुनौती दी गई थी, तो इसमें जजमेंट आया है। इसको पढ़ना, राजद्रोह पे भी सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है कि राज्य इसका प्रयोग नहीं करेगा।
ठीक है ना? मैं प्रोवाइड करा दूँगा, इसे पढ़िए, फिर मैं कल थोड़ा-सा आज जो है कि समय नहीं है, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको जो है आप सबको अपडेट कराऊँगा, ठीक है? मैं नोट्स भेज देता हूँ, आप नोट्स देखते रहिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इस पे जो है चर्चा करेंगे, ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।